हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं डेविल्स डार्क प्रिंसेस का एपिसोड 22। मृगांशी जब घर आई तो उसे पूरा फार्म हाउस खाली दिखा, जिससे वो समझ गई कि इस वक्त घर में कोई भी मौजूद नहीं है। जो देख उसके मन में खुशी की एक लहर उठ गई, जिसे काबू में कर वो जल्दी से अपने कमरे की तरफ जाने लगी। वही कमरे में बैठा प्रत्युष अपनी खतरनाक नजरों से अपने लैपटॉप में देख रहा था, जिसमें मृगांशी का अंदर आने से लेकर सीढ़ियों से ऊपर आने तक की सीसीटीवी फुटेज चल रही थी। वो अपनी कातिल निगाहें मृगांशी पर टिकाए बैठा था। तभी मृगांशी अपने कमरे की तरफ जाते हुए प्रत्युष के कमरे के सामने से गुजरने लगी। तभी उसके कानों में प्रत्युष की कड़क लेकिन तेज आवाज आए, रुको, अंदर आओ कॉटन कैंडी। ये आवाज सुनते ही मृगांशी के कदम जम गए और उसके चेहरा के भाव बिल्कुल बदल गए। उसके चेहरे खुशी के भाव अब डर में बदल गए थे। प्रत्युष के कमरे का दरवाजा खुला होने की वजह से मृगांशी तक उसकी आवाज आराम से पहुंच गई। बीते कुछ दिनों में प्रत्युष की हरकतें, उसकी खौफनाक आंखें देखकर मृगांशी की हालत खराब हो गई थी। ना चाहते हुए भी उसके मन में एक अनजाना सा डर बैठ गया था, जो उसे प्रत्युष से दूर रहने की दरख्वास्त कर रहा था। लेकिन अब जब प्रत्युष इस वक्त वही मौजूद था, तो अब मृगांशी चाहकर भी उससे भाग नहीं सकती थी, जिस वजह से वो अपना मन मारकर डरते हुए अंदर की तरफ बढ़ने लगी। दरवाजा खुला होने की वजह से वो धीरे से अंदर गई। उसके अंदर आते ही प्रत्युष ने अपने सामने रखे लैपटॉप को बंद कर दिया और अपने हाथ में पकड़े वाइन को बड़े आराम से पीने लगा। वही मृगांशी जब अंदर आई तो उसकी नजर प्रत्युष पर पड़ते ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि प्रत्युष बस अपनी फॉर्मल पैंट में मृगांशी के सामने बैठा हुआ था। प्रत्युष को शर्टलेस देखकर मृगांशी के चेहरे की हैरानी धीरे धीरे डर में बदलने लगी। तभी उसके कान में प्रत्युष के आवाज आई, क्लोज द डोर। प्रत्युष के इतना बोलने से प्रत्युष के कमरे का दरवाजा ऑटोमेटिक सिस्टम से लॉक हो गया। दरवाजा बंद होने की आवाज से मृगांशी एक झटके से अपने होश में आई। होश में आते ही उसकी नजर सामने सोफे पर लेटे प्रत्युष पर पड़ी, जो डेविल स्माइल करते हुए मृगांशी के डरे और घबराए चेहरे को देख रहा था। जब मृगांशी ने उसके चेहरे के ऐसे शैतानी भाव देखे तो उसकी हड्डियां कांप गई। ना चाहते हुए भी उसके सामने कुछ दिन पहले की वो रात घूम गई, जब प्रत्युष उसके करीब आने और उसे बेहिसाब तकलीफ पहुंचाने के लिए अपनी सारी हदें पार करने को आतुर था। ये सब याद करते हुए मृगांशी खड़ी खड़ी कांपने लगी। उसका कांपना इतना ज्यादा था कि प्रत्युष भी मृगांशी की घबराहट साफ देख पा रहा था, जो देख उसके चेहरे की शैतानी हंसी और लंबी हो गई। मृगांशी को ऐसे खुद से डरता देख प्रत्युष को बेहद सुकून का एहसास हो रहा था, जो उसके दिल, गुर्दे और फेफड़े सबको शांति पहुंचा रहा था। तभी उसने खुद को काबू कर अपने चेहरे को कठोर कर कहा, अब क्या वही खड़ी रहोगी या यहाँ भी आओगी? इतना बोल प्रत्युष मृगांशी के डरे हुए चेहरे को गुस्से से घूरने लगा। अचानक उसकी इतनी कड़क और तेज आवाज सुन मृगांशी हड़बड़ाते हुए आगे आए और हकलाते हुए बोली, बोलिए, क्या हुआ? इस पर प्रत्युष ने उसे एक नजर देखकर अपने हाथ में पकड़ी वाइन की ग्लास को सामने टेबल पर रखते हुए कहा, कहा थी आज तुम? इतना बोल उसने मृगांशी के कपड़ों की तरफ इशारा करते हुए उससे सवाल पूछने के लहजे में कहा, और ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? मानता हूं कि नाम की बीवी हो तुम मेरी, पर बीवी तो हो ना। और प्रत्युष सूर्यवंशी की बीवी की ये गरीबों वाली हालत उसके स्टैंडर्ड को शूट नहीं करती। इतना बोल वो मृगांशी को ऊपर से नीचे एक नजर देखकर अजीब तरीके से बोला, तो आइंदा से कबड्डी खेलने का मन हो तो मुझे बताना, हम बैट पर कबड्डी खेलेंगे। इतना बोल प्रत्युष मृगांशी को तंग करने के इरादे से उसे अपनी नसीली नजरों से देखने लगा। आज उसका मृगांशी के साथ वैसी कोई भी हरकत करने का मन नहीं था, पर वो मृगांशी को परेशान करने का मन बना चुका था। जब से मृगांशी ने अपनी जान पर खेलकर उसकी मां को बचाया था, बिना ये जाने कि वो औरत उसकी सास है, तब से प्रत्युष के दिल में मृगांशी के लिए गुस्सा और थोड़ी नफरत कम सी होने लगी थी, जिस वजह से उसने मृगांशी को बस तंग करने के लिए यहाँ रोक रखा था। वही मृगांशी जो प्रत्युष की मौजूदगी से पहले ही टेंशन में थी, वो अब उसकी ये बात सुन सदमे में चली गई थी। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया था और उसके चेहरे की ये सफेदी प्रत्युष को मुस्कुराने से रोक ना सकी। ना चाहते हुए भी प्रत्युष के चेहरे पर एक दिलकश मुस्कान आ गई, लेकिन उसने अपनी मुस्कुराहट को मृगांशी की नजरों से बड़ी चालाकी से छुपा लिया।
तभी प्रत्युष वापस उसी सोफे पर बैठ जोर से बोला, इधर मेरे सामने आओ कॉटन कैंडी। ये आवाज सुन मृगांशी फिर अपने ख्यालों से बाहर आई और प्रत्युष की तरफ बेहद मासूमियत से देखने लगी। तभी उसकी नजर प्रत्युष के आंखों पर गई, जिसमें धीरे धीरे गुस्सा झलकने लगा था। जो देख मृगांशी हड़बड़ाते हुए आगे बढ़ी और प्रत्युष के सामने खड़ी हो गई। उसे देख प्रत्युष उसे टेबल पर रखे एक पैकेट की तरफ इशारा करते हुए कड़क लहजे में बोला, जाओ और अगले 5 मिनट में ये पहनकर मेरे सामने आओ। और 5 मिनट का मतलब 5 मिनट है, क्योंकि अगर तुमने उसके बाद 1 सेकंड का भी टाइम लिया तो अगले ही पल में बाथरूम में आ जाऊंगा। और तुम अच्छे से जानती हो कि अंदर आने के बाद मैं क्या करूंगा। इतना बोल वो मृगांशी के पैकेट उठाने का इंतजार करने लगा। वही मृगांशी को अब चक्कर आने लगे थे। उसे अचानक से ही अपने शरीर में काफी कमजोरी सी महसूस होने लगी थी। लेकिन प्रत्युष की मौजूदगी से होने वाली घबराहट की वजह से मृगांशी ने बिना सोचे समझे वो पैकेट उठाया और भागते हुए बाथरूम में घुस गई। उसे इस तरफ हड़बड़ा कर भागते देख प्रत्युष की हंसी छूट गई, जिसे वो काफी देर से दबा कर बैठा था। उसके आंखों के सामने मृगांशी का उसके डर से भीगी बिल्ली जैसी हालत चल रही थी, जो याद कर प्रत्युष खिलखिला कर हंसने लगा। ना जाने आज कितने सालों के बाद प्रत्युष यूं मुस्कुराया था। ये शायद प्रत्युष खुद भी नहीं जानता था। मृगांशी की मासूमियत प्रत्युष के दिल में अपनी जगह बना रही थी और इस बात का अंदाजा प्रत्युष को बिल्कुल नहीं था। अचानक से हंसते हंसते प्रत्युष बिल्कुल शांत हो गया और उसके चेहरे के भाव बिल्कुल बदल गए। उसकी आंखें वापस सख्त हो गई और उसका चेहरा वापस एक्सप्रेशनलेस हो गया। तभी वो खुद पर ही शक करते हुए धीरे से बोला, क्या हो रहा है ये? मैं इस तरह क्यों? ये अभी अभी मैंने क्या किया? इतना बोल वो बाथरूम के दरवाजे की तरफ देख आगे बोला, आज तक जिस हंसी जिस खुशी को अपने चेहरे पर नहीं आने दिया मैंने, वो आज मेरे चेहरे पर आकर कैसे टिक गया? इतना बोल वो कुछ सोचते हुए खुद से बोला, नहीं नहीं, मेरी जिंदगी में इन खुशियों की कोई जगह नहीं है। प्रत्युष सूर्यवंशी हूं मैं। मुझे ये 2 कौड़ी की लड़की बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं कर सकती। मुझे इस लड़की से कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना बोल वो खुद को समझाते हुए आगे बोला, वह याद रख प्रत्युष, ये लड़की यहाँ सिर्फ तेरे मतलब के लिए है। जिस दिन इससे तेरा काम निकल जाएगा, उस दिन इस लड़की को इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देना। इतना बोल वो अपनी जगह से उठ गया और बाहर जाने को हुआ। वो दरवाजे के पास पहुंचा ही था कि अचानक टेबल पर रखा उसका फोन बजने लगा, जिससे प्रत्युष के बढ़ते कदम अपनी जगह पर रुक गए। उसने पलटकर पीछे देखा तो उसका फोन टेबल पर रखे बजे जा रहा था, जिसकी रिंग से इरिटेट होकर प्रत्युष ने फोन उठाया और बालकनी में चला गया। वहीं दूसरी तरफ चित्रा के अपार्टमेंट में चित्रा अपने रूम के बेड पर पीठ के बल लेटी हुई थी। उसका छोटा सा कमरा काफी खूबसूरत था, जिसे मृगांशी और चित्रा ने मिलकर सजाया था। बेड के साइड के टेबल पर एक फोटो फ्रेम रखी थी, जिसमें एक तस्वीर थी, जिसमें 3 लड़कियां थी। वो तस्वीर कुछ अजीब सी थी, क्योंकि उसमें एक लड़की खड़ी थी और बाकी दोनों लड़कियों ने अपना सिर उसके सामने झुका रखा था। उसी फ्रेम के बगल में एक फाइल भी रखी थी, जिसे चित्रा घूर घूर कर देख रही थी। तभी कुछ सोच चित्रा ने वो फाइल उठाए और उसे खोलकर पढ़ने लगी। उस फाइल को देखते देखते चित्रा की आंखें अजीब हो गई। उसके आंखों में गुस्सा दिखने लगा। तभी अचानक चित्रा ने वो फाइल बंद करके एक साइड में फेंक दिया और झुंझलाते हुए गुस्से से बोली, आखिर है क्या ये? कौन है जो इसकी इंफॉर्मेशन लीक होने से रोक रहा है? इतना बोल वो अपने बेड से खड़ी होकर बोली, कुछ भी करके मुझे पता करना ही होगा कि ये प्रत्युष सूर्यवंशी है कौन, और क्यों आया है ये मृगा की जिंदगी में, और वो मृदुल क्यों था वो उस दिन वहां? आखिर क्या रिश्ता है इन लोगों का हमसे? पर ये जो भी है, ये बात तो तय है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इतना बोल वो बाथरूम में गई और अपना मुंह ठंडे पानी से धोने लगी, जिससे उसका गुस्सा थोड़ा शांत होने लगा। दूसरी तरफ सूर्यवंशी हवेली में विभा गुस्से से तमतमाए हवेली के हॉल में इधर उधर चक्कर काट रही थी। उसके सामने 2 गार्ड्स अपना सिर झुकाए खड़े थे, जिन्हें देख देखकर उसका गुस्सा और बढ़ता जा रहा था। तभी विभा गुस्से से चिल्लाते हुए उन दोनों को देख बोली, तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है? जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो? अरे ऐसे कैसे? वो ट्रक ड्राइवर मर गया। मैंने कुछ देर पहले ही उससे बात की थी
और अब तुम लोग कह रहे हो कि किसी ने उसे बड़ी बेरहमी से मार डाला। इतना बोल वो गुस्से से उन दोनों आदमियों को देखने लगी। उसकी बात सुन उन दोनों में से एक गार्ड ने कहा, मैडम, हमने पता किया तो हमें उसकी लाश झाड़ियों में पड़ी मिली। उसे देख ऐसा लग रहा था कि बहुत प्रोफेशनल फाइटर ने उसकी जान ली हो। उसकी गर्दन पूरी तरह से टूटी हुई थी। मैडम, हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये सब किया किसने। इतना बोल वो चुप हो गया। इस पर विभा तिलमिलाते हुए बोली, हार हार हार। ओह, थक गई हूं मैं इस हार से। जिंदगी में एक जीत मिलने के बाद हर कदम पर हारना पड़ेगा, ये नहीं सोचा था मैंने। पर कोई बात नहीं, उस दिन भी जीत मेरी हुई थी और आज भी मेरी ही होगी। इतना बोल विभा उन लोगों को वहां से जाने का इशारा कर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। वही प्रत्युष के फार्म हाउस में प्रत्युष अपने बालकनी में खड़ा अपने फोन पर बात कर रहा था। बालकनी में ठंडी हवा चलने से उसके घने बाल उसके माथे पर उड़ रहे थे, जिससे उसका चेहरा इस वक्त बहुत प्यार लग रहा था। तभी कॉल की दूसरी तरफ से आवाज आई, जी भाई, आपके कहने पर मैं अगले हफ्ते ही आ रहा हूँ। यहाँ कुछ इमरजेंसी ऑपरेशंस हैंडल करने हैं। सब खत्म करके आ रहा हूँ इंडिया। ये सुन प्रत्युष बोला, तू जल्दी आ जा। और याद रहे, मेरे इंडिया में होने की खबर उन्हें नहीं लगनी चाहिए। हमारे जिंदा होने की बात सिर्फ तू जानता है, तो ये बात सबसे छुपा कर रखना। और अगर किसी को इस बात की भनक भी पड़ी तो जान से मार दूंगा तुझे। इतना बोल प्रत्युष सामने की बात सुनने लगा। प्रत्युष की बात सुन कॉल के दूसरे तरफ के आदमी का गला डर से सूख गया। उसने डर से हकलाते हुए कहा, क्या भाई, मुझे क्या मेरी जान प्यारी नहीं है जो मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा और जल्दी आता हूँ। ये सुन प्रत्युष ने बिना कुछ बोले कॉल काट दिया। कॉल काटने के बाद प्रत्युष ने कुछ सोच डेविड को कॉल लगा दिया। कॉल एक रिंग में ही रिसीव हो गया। ऐसा लग रहा था कि डेविड फोन पर ही चढ़ कर बैठा था। कॉल के उठते ही प्रत्युष बोला, काम हो गया। इस पर डेविड ने सीरियस होकर कहा, यस बॉस, काम हो चुका है। आपके कहे मुताबिक सारे पेपर्स तैयार हो चुके हैं। इतना बोल डेविड चुप हो गया। वही उसकी बात सुन प्रत्युष के चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल आ गई। तभी प्रत्युष बोला, ओके, सो बी रेडी फॉर नेक्स्ट 3 to 4 days। कंपनी टेक ओवर में कोई इशू नहीं होना चाहिए। इतना बोल प्रत्युष ने कॉल रख दिया। कॉल कट जाने से डेविड फोन को घूरने लगा। फिर कुछ सोच हंसकर बोला, ना जाने कल उस इंदर सूर्यवंशी का क्या हाल होगा। उसके चेहरे के उड़े हुए शुतुरमुर्ग तो मुझे भी देखने हैं। कमीने ने बहुत पाप किए हैं, अब पापी को उसके पाप की सजा मिलेगी। इतना बोल डेविड ने ये सारी बात मृदुल और विकल्प को बता दी। वही बात करने के बाद प्रत्युष ने टाइम देखा तो उसके दिए हुए 5 मिनट खत्म हो चुके थे, जो देख प्रत्युष वापस कमरे में गया। कमरे में पहुंच वो वॉइस मशीन में दरवाजा खोलने का ऑर्डर देने वाला था कि अचानक बाथरूम का दरवाजा अंदर से खुला, जो देख प्रत्युष अचानक हड़बड़ा गया और भागते हुए सोफे पर बैठ गया, ताकि मृगांशी को ऐसा ना लगे कि प्रत्युष अंदर आने के लिए मरे जा रहा है। यही सोच वो खुद को शांत कर सोफे पर बैठ गया। तभी बाथरूम से मृगांशी निकलकर बाहर आई। उसके बाहर आते ही प्रत्युष ने अपनी नजर उठाकर उसे देखा। उसे देखते ही प्रत्युष की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। पर मृगांशी उसके चेहरे के एक्सप्रेशन नहीं देख पाई, क्योंकि वो अपनी नजरें झुकाए खुद को ढकने में लगी हुई थी। मृगांशी को इस तरह देख प्रत्युष की धड़कनें रुक सी गई थी, क्योंकि मृगांशी इस वक्त वाइन कलर के नाइटी में प्रत्युष के सामने खड़ी थी और वो अपने हाथों से अपने शरीर के अंगों को छुपाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वो नाइटी बहुत ज्यादा रिवीलिंग थी। मृगांशी का पूरा कंधा, उसके गोरे जांघ और उसका आधा से ज्यादा कमर, सब कुछ दिख रहा था, जो देख प्रत्युष का गला सूखने लगा। मृगांशी को इस तरह देख प्रत्युष को काफी गर्मी लगने लगी। अचानक उस पूरे कमरे का माहौल इंटेंस हो गया। प्रत्युष मृगांशी को देखने में इतना खो गया कि उसे अपनी नजरें हटाना याद ही नहीं रहा। वही मृगांशी खुद को इस तरह पाकर बहुत अनकंफर्टेबल थी। उसे इस ड्रेस में प्रत्युष के सामने खड़े रहना बहुत भारी पड़ रहा था। वो जब इस ड्रेस को देखी थी, तब उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। इस ड्रेस को देख उसका तो मन किया था कि वो इस ड्रेस को उठाकर प्रत्युष के मुंह पर मार दे,
लेकिन प्रत्युष की भयानक गुस्सा और उसकी बात कि वो उसके भाई को जान से मार देगा, ये सब याद कर मृगांशी का चेहरा रोने जैसा हो गया था। लेकिन सिर्फ अपने भाई के खातिर उसने प्रत्युष का दिया ये पूरा खुला खुला कपड़ा भी पहन लिया। पर ये पहनकर उसे बाहर जाने में बहुत अजीब लग रहा था। कह सकते थे कि मृगांशी को प्रत्युष के सामने जाने से डर लग रहा था, लेकिन बहुत हिम्मत करके वो बाहर आई। तभी उसने धीरे से अपनी नजरें उठाकर प्रत्युष को देखा, तो प्रत्युष को खुद को ऐसे घूरता देख मृगांशी घबरा गई, क्योंकि उसे प्रत्युष के आंखों में पनप रहे डिजायर साफ दिख रहे थे, जो देख मृगांशी के चेहरे पर डर के भाव आ गए। तभी प्रत्युष अपनी जगह से उठकर धीरे से चलकर मृगांशी के करीब आया और उसके मासूम से चेहरे को देखते हुए बोला, कॉटन कैंडी, मुझे पता नहीं था कि मेरी बीवी इतनी खूबसूरत है। इतना बोल वो मृगांशी को ऊपर से नीचे देखने लगा। उसके ऐसे बोलने और ऐसे देखने से मृगांशी को बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था, जिस वजह से उसने अपना सिर उठाकर प्रत्युष को देखा और कुछ बोलने को हुई कि उससे पहले ही उसे प्रत्युष के कदम अपनी तरफ बढ़ते हुए महसूस हुए, जो देख मृगांशी की बात उसके हलक में ही अटक गई और उसके पैर अपने आप पीछे की तरफ जाने लगे। मृगांशी के कदम पीछे जाते देख प्रत्युष के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, जिससे डरकर मृगांशी के कदम भी पीछे की तरफ ही जा रहे थे कि अचानक मृगांशी की पीठ दीवार से लड़ गई, जिसका साफ मतलब था कि अब उसके बचने का कोई जरिया नहीं था। मृगांशी की हालत अब खराब होने लगी थी, क्योंकि उसके पेट और सिर में काफी दर्द होने लगा था, लेकिन ये चीज वो अपने चेहरे पर दिखने नहीं दे रही थी। तभी मृगांशी बचने के लिए साइड से निकलने को हुई कि ये देख प्रत्युष ने अपना हाथ दीवार से लगा दिया। ये देख मृगांशी दूसरी साइड से निकलने को हुई कि प्रत्युष ने उसके दोनों तरफ अपने बाहों का घेरा कर दिया। ये देख अब मृगांशी को प्रत्युष के इंटेंशन साफ समझ आने लगे। वही मृगांशी को इस हालत में देख आज पहली बार प्रत्युष अपने होश खोने के कगार पर आ रहा था। आज तक द प्रत्युष सूर्यवंशी को काफी लड़कियों ने रिझाने की कोशिश की थी, उसके साथ रात बिताने को आतुर रहती थी लड़कियां, लेकिन प्रत्युष ने आज तक अपना कंट्रोल नहीं खोया। लेकिन आज प्रत्युष का दिमाग कह रहा था, क्या सोच रहा है, देखता ही रहेगा या कुछ करेगा भी। तभी उसका दिल बोला, नहीं प्रत्युष, किसी लड़की के साथ तू ये हरकत नहीं कर सकता, उसकी बिना मर्जी के तो बिल्कुल भी नहीं। ये सुन अब उसका दिमाग बोला, अबे मुंह बंद कर बे साले, ये कोई लड़की नहीं बल्कि तेरी बीवी मिसेस मृगांशी प्रत्युष सूर्यवंशी है। इस लड़की और इसके जिस्म और हक है तेरा, जो भी करना चाहे कर ले। प्रत्युष के दिल और दिमाग के बीच ये जंग प्रत्युष को गुस्सा दिला रही थी। आखिर क्या चल रहा है प्रत्युष के दिमाग में? आखिर प्रत्युष किसे इंडिया बुला रहा है? चित्रा मृदुल और प्रत्युष का पास्ट क्यों ढूंढ रही है? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए डेविल्स डार्क प्रिंसेस का अगला एपिसोड सिर्फ कहानी बॉक्स एफएम पर।